Good morning students. In this video we are going to read figures of speech जिनको हम लिटरेरी डिवाइसेस या फिर हिंदी में अलंकार भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं इनको हम डेफिनेशन से पढ़ रहे हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच इज अ स्पेशल कोर्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ राइटिंग और द यूज ऑफ स्पेशल वर्ड्स टू ब्यूटिफाई द लैंग्वेज। हिंदी में पढ़े कि फिगर ऑफ स्पीच लिखने का एक विशेष तरीका है या फिर विशेष शब्दों का प्रयोग है भाषा को या वाक्य को सुंदर बनाने के लिए। ठीक है, कह सकते हैं कि भाषा को सुंदर और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ विशेष प्रकार से लिखने का तरीका और कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करना फिगर्स ऑफ स्पीच कहलाता है। ठीक है, तो फिगर्स ऑफ स्पीच में वैसे तो बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच है, लेकिन हम कुछ जनरल चीज़ों को कवर करेंगे, कुछ विशेष टाइप ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ सिमिली। अ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू डिफरेंट थिंग्स याद रखिएगा विच हैव एट लीस्ट वन थिंग इन कॉमन आर कंपेयर्ड with the help of words of comparison, जैसे कि like, as, such, etc। यानी सिमिली एक ऐसा अलंकार है जहाँ पर दो भिन्न भिन्न चीज़ों की, ऐसी भिन्न भिन्न चीज़ें जिनमें एक आध कोई पॉइंट कॉमन होता है, उन दो चीज़ों की तुलना की जाती है। और इसमें पहचान के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि लाइक, एज, सच का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन सपने के समान है। जीवन की तुलना सपने से की गई है और उसमें कंपैरिजन वर्ड लाइक दिया हुआ है, का मतलब इसमें सिमिली अलंकार है। इसके आगे पढ़ेंगे, द नाइट इज डार्क एज ए ब्लैक स्टोन। आगे देखेंगे, आई वॉन्डर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, मैं एक बादल की तरह अकेला घूमा। वर्ड्स आर लाइक लीव्स, शब्द पत्तियों की तरह हैं। तो इसमें क्या है, शब्दों की तुलना पत्ती से की गई है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जहाँ दो डिफरेंट चीज़ों की तुलना की जाती है वहाँ हमारा सिमिली अलंकार बनता है। एक कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको कि ही लुक्स लाइक हिज फादर। क्या अलंकार होगा इसमें? कुछ स्टूडेंट समझ सकते हैं कि ये है कि ही लुक्स लाइक हिज फादर, कि ये हमारा सिमिली अलंकार है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर कोई भी अलंकार नहीं है, क्योंकि ये सामान्य चीज़ है, कोई स्पेशल कोर्स नहीं, कोई स्पेशल वर्ड्स नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ आप देखेंगे कि दोनों ही चीज़ें, यानी बेटा है वो बाप की तरह दिखता है, मतलब दोनों में एक जैसी ही चीज़ें हैं, एक जैसी ही नाउन है। तो यहाँ पर हमारा सिमिली अलंकार फिगर ऑफ स्पीच नहीं होगा, बल्कि ये दोनों डिफरेंट चीज़ें होंगी, जैसे कि वर्ड्स की और लीव से तुलना की गई थी। तो यहाँ पर हमारा सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेटाफर। A metaphor is a figure of speech in which a thing is directly supposed to be another one। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, एक ऐसा अलंकार है जिसमें एक चीज़ को डायरेक्टली सीधे सीधे तरीके से दूसरे के रूप में मान लिया जाता है। मतलब देखें तो, एक मोटे तौर पर देखें तो इसमें ऐसा माना जा सकता है कि दोनों दो डिफरेंट चीज़ों में यहाँ पर भी तुलना हो रही है, लेकिन वास्तव में ये तुलना नहीं होती है, बल्कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ में डायरेक्टली मान लिया जाता है। अब दूसरी तरह से इसकी डेफिनेशन हम देख सकते हैं, क्या है? अ मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू डिफरेंट थिंग्स which have at least one thing in common are compared without the word of comparison। कि इसमें दो डिफरेंट चीज़ जिनमें आपस में तुलना होती है, लेकिन उसमें तुलनात्मक वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन नहीं होते हैं, तो वो हमारा मेटाफर कहलाता है। ठीक है,
बिल्कुल सिमली की तरह ही होता है, लेकिन सिमली में क्या है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के समान माना जाता है। और मेटाफर में क्या है, मेटाफर में एक चीज़ को दूसरी चीज़ डायरेक्टली मान लिया जाता है। एग्जाम्पल से आप देखेंगे कि लाइफ इज़ अ ड्रीम। सिमली में क्या था ये, लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, सब जीवन को सपने के समान माना गया था। लेकिन इसमें क्या है, जीवन को डायरेक्टली सपना मान लिया गया है, दैट इज मेटाफर। आगे देखें, कैमिल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमिल रेगिस्तान का जहाज है। अगर यहाँ पर हम कहते कि कैमिल इज लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो यहाँ पर हमारा सिमली बन जाता है, क्योंकि कैमिल को डेजर्ट के शिप के समान माना जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, समान नहीं माना गया, कैमिल को डायरेक्टली मान लिया गया है शिप ऑफ डेजर्ट। तो ये हमारा मेटाफर है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्वीट एक्शंस आर द स्पाइसेस ऑफ लाइफ। अच्छे कार्य जीवन के मसाले की तरह मसाले हैं, स्पाइस हैं। रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। रिवेंज बदला एक जंगली न्याय का तरीका है, प्रकार है। द वर्ल्ड इज ए स्टेज। लास्ट है ये, द वर्ल्ड इज अ स्टेज। संसार एक स्टेज है, तो पूरे संसार को एक स्टेज के रूप में मान लिया गया है। तो क्या मानेंगे यहाँ पर, मेटाफर है। मेटाफर कहाँ होता है, जहाँ एक चीज को दूसरी चीज डायरेक्टली मान लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड है हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच नॉन लिविंग थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर यूज्ड एज लिविंग बीइंग्स। क्या है भाई, इसमें पर्सनिफिकेशन को देखेंगे। पर्सनिफिकेशन का मतलब है पर्सन बनाना, मानवीकरण, अर्थात नॉन लिविंग थिंग को किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है भाववाचक संज्ञा, भावनाओं को एक डायरेक्टली ऐसे यूज किया जाता है जैसे कि वो कुछ लिविंग बीइंग हैं। तो वहाँ पर हम क्या मानते हैं, पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि एग्जाम्पल से देखें, एनेक्साइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। चिंता उसके चेहरे पर बैठी है। अब चिंता क्या है, एक मनोभावना है, एक मनोदशा है, और उसको इस यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, ऐसे जैसे कि कोई मक्खी बैठी हो चेहरे पर, कोई मतलब कोई लिविंग बीइंग बैठा हुआ हो। एनेक्साइटी को ऐसे प्रयोग किया गया है, तो एनेक्साइटी यहाँ पर बन जाती है। ये एनेक्साइटी को पर्सोनिफिकेशन किया गया है, तो यहाँ पर्सनिफिकेशन है। आगे देखेंगे, लव इज ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड, लव एक फीलिंग है, भावना है, और उसको ऐसे यूज किया गया है जैसे कोई वो व्यक्ति हो और उसकी दो आंखें हों और दोनों आंखें फोड़ दी गई हों, ऐसे कुछ मान के चलिए। तो क्या है, मतलब लव को भी एक लिविंग बीइंग के रूप में प्रयोग किया गया है, यहाँ पर भी हमारा पर्सनिफिकेशन है। आगे, ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ ए डाइंग मैन। सच्चाई मरते हुए व्यक्ति के होठों पर बैठता है। मतलब अर्थ क्या है कि मरता हुआ व्यक्ति हमेशा सच बोलता है, लेकिन इस बात को कुछ इस तरीके से कहा गया है जैसे सच्चाई कोई लिविंग बीइंग हो और उसके होठों पर जाकर बैठ गई हो। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी, अवसर, दरवाज़ा खटखटाता है परंतु केवल एक बार। अब अपॉर्चुनिटी क्या है, अवसर, लेकिन उसको यूज कैसे गया, जैसे कोई व्यक्ति हो दरवाजे पर खड़ा है और वो खटखटा रहा है, तो अपॉर्चुनिटी को पर्सनिफाई किया गया है। आगे, ऑथोरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। ऑथोरिटी का मतलब अधिकार, मरते हुए राजा को भी भूल जाता है। तो इसमें क्या है, ऑथोरिटी को, अधिकार को एक इस तरह से जैसे वो लिविंग बीइंग हो। ठीक है, आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेल अबाउट पर्सनिफिकेशन। आगे हम नेक्स्ट लेते हैं, एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है संबोधन। संबोधन का मतलब होता है अपने किसी भी व्यक्ति को पुकारना, उसको संबोधित करना। तो देखते हैं इसमें, एपोस्ट्रॉफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच
in which non-living things, abstract nouns, dead persons or absent noun is addressed। मतलब नॉन लिविंग चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट यानी भावनात्मक चीज़ें हैं, मरा हुआ कोई व्यक्ति है या अनुपस्थित व्यक्ति है, इज एड्रेस्ड ऐसे उसको संबोधित किया जाता है इन सच ए वे एज ही इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द स्पीकर, जैसे कि वो स्पीकर के बिल्कुल सामने ही बैठा हो या खड़ा हो या उपस्थित हो, जबकि वास्तव में वो या तो मरा हुआ व्यक्ति है या फिर नॉन लिविंग चीज़ है जिसको आप पुकार नहीं सकते, या फिर वो वहाँ पर है ही नहीं। अब कैसे मानेंगे, एग्जाम्पल में देखें। ओ मिल्टन, मिल्टन बहुत पहले मर चुके हैं, 1608 में पैदा हुए थे ये, और ये बहुत पहले, अब से पहले मर चुके हैं, मतलब डेड हैं, लेकिन उनको ऐसे पुकारा गया है जैसे वो अभी जीवित हो। जैसे ओ मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर, ओ मिल्टन तुम्हें इस समय भी जीवित होना चाहिए था। हम मिल्टन से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो मिल्टन हमारे सामने बात बैठे हुए और वो हमारी बात सुन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, एपोस्ट्रॉफी अलंकार। और एपोस्ट्रॉफी में सबसे अच्छी बात होती है कि किसी व्यक्ति को ओ करके पुकारा जाता है और उसमें एक एपोस्ट्रॉफी का मार्क यानी एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा होता है, जैसे कि ओ मिल्टन के बाद लगा हुआ है। ओ डेथ, ओ मृत्यु, वेयर इज दाई स्टिंग, तेरा डंक कहाँ है। ओ सॉलिट्यूड, ओ एकांत, वेयर आर दाई चार्म्स, तेरी सुंदरता कहाँ है। ओ ग्रेव, वेयर इज दाई विक्ट्री। ओ फ्रेंड, आई नो नॉट विच वे आई मस्ट लुक फॉर कंफर्ट। मतलब ये भी एक ऐसा है जो दोस्त आपका सामने नहीं है, उसको आप पुकार रहे हैं, तो वहाँ पर आपका बनेगा ये एपोस्ट्रॉफी फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरबोल। हाइपरबोल तो ज़्यादातर बच्चे जानते हैं, अतिशयोक्ति होती है। हाइपरबोल मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना। देखें, हाइपरबोल इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच, जिसमें थिंग्स आर शोन, चीज़ों को दर्शाया जाता है, एज ग्रेटर और स्मॉलर, या तो बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा, बेटर और वर्स, या बहुत बढ़िया या बहुत खराब, देन दे एक्चुअली आर, जितने वो वास्तव में हैं उनसे या तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर या उन्हें बहुत ज़्यादा घटाकर रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी ऐसी चीज़ें जिन पर आपको विश्वास नहीं किया जा सकता, ऐसी चीज़ें होती हैं हाइपरबोल, अलंकार में आती हैं। जैसे कि शी वेप्ट एन ओशन ऑफ टीयर्स, वह समुद्रों के आंसुओं के समुद्र रोई, मतलब इतना रोई कि उसने आंसुओं का समुद्र बहा दिया। अब ये कोई लड़की है, कोई भी लेडी है, वो रोएगी, चलो मान लिया ज़्यादा रोई है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि उसने समुद्र बहा दिए उसके आंसुओं ने, है ना। तो का मतलब है कि किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, दैट इज हाइपरबोल। द रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल फील्ड, बैटल फील्ड में खून की नदियाँ बहीं, ये भी बहुत ज़्यादा है। माना महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ नदियाँ बह गई थीं, लेकिन बस ये है कि बहुत ज़्यादा जो ब्लड सेट हुआ था वहाँ पर, उसको बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, और दैट इज़ अतिशयोक्ति, मतलब हाइपरबोल। इन दिस द फेस, सॉरी, इज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप्स, क्या यह वही चेहरा है जिसने हजारों शिप लॉन्च किए। ये शायद क्लियोपेट्रा के लिए यूज किया जाता है। बेलिंडा स्माइल्ड एंड द वर्ड बिकेम हैप्पी। बेलिंडा एक कैरेक्टर है, रेप ऑफ द लॉक एक पोएम, एक मॉक एपिक है अलेक्जेंडर पोप का, उसमें लिखा हुआ है, उसकी एक कैरेक्टर है बेलिंडा। तो इसमें क्या है कि बेलिंडा मुस्कुराई और पूरा संसार खुश हो गया। तो एक व्यक्ति के खुश होने से सारा संसार खुश नहीं हो सकता ना, बस हाँ कि उसके आसपास का माहौल सब खुश हो गया, तो उसको ने इतना बढ़ा चढ़ा दिया। आगे देखें, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, पूरे अरब की परफ्यूम्स इस छोटे से हाथ को सुगंधित नहीं करेगी। अब परफ्यूम अरब की बहुत ज़्यादा पॉपुलर मानी जाती हैं,
और यहाँ इतनी बड़ी बात कह दी है, तो का मतलब है इस बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर इस बात को बोला गया है और ये हमारा हाइपरबोल है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है? विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार कैसे? एन ऑक्सीमोरन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच two opposite qualities of a thing are put together in a sentence। जब एक ही चीज़ की, एक ही नाउन की दो बिल्कुल अपोजिट क्वालिटीज़ को एक ही सेंटेंस में रिप्रेजेंट किया जाता है तो वहाँ पर हम उसको मानते हैं ऑक्सीमोरन। यानी एक ही सेंटेंस है और एक ही व्यक्ति के या एक ही वस्तु के, अर्थात कह सकते हैं एक ही नाउन की दो अलग अलग क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है तो ऑक्सीमोरन है। जैसे ही इज़ रेगुलरली इर्रेगुलर, मतलब रेगुलर भी है और इर्रेगुलर भी है। कोई लड़का है अगर क्लास में लगातार रूप से बहुत समय तक इर्रेगुलर रहे तो क्या है कि रेगुलरली इर्रेगुलर है, लेकिन फिर भी दोनों चीज़ें अलग अलग आई हैं। लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो एंड हैप्पीनेस। अब जीवन के ही दो अलग अलग गुण, एक तरफ सॉरो है एक तरफ हैप्पीनेस है, तो मतलब ऑक्सीमोरन। ही इज़ आइडियली बिजी, वह बिजी भी है लेकिन आलस्यपन से, दो अलग क्वालिटीज़ हैं। लव इज़ बिटर स्वीट, बिटर भी है और स्वीट भी है, मतलब ऑक्सीमोरन। एंड हैविंग नथिंग ही हैड ऑल, मतलब कुछ भी ना रखते हुए वह सब कुछ रखता था। मतलब एक तरफ कह रहे हैं उसके पास कुछ भी नहीं है, एक तरफ कह रहे हैं उसके पास सब कुछ है, तो मतलब विरोधाभास है, ऑक्सीमोरन है। एक नेक्स्ट वन हम ले रहे हैं। अब आप यहाँ समझेंगे जो हमारा ऑक्सीमोरन है बिल्कुल उसी के जैसा एक और होता है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में क्या होता है? अ पैराडॉक्स इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन आइडिया completely contradicts itself in the same sentence। इसमें क्या होता है? पैराडॉक्स में का जो आइडिया है वो अपने आप में ही अपोजिट होता है। अपने आप में ही अपोजिट का मतलब है जो बात वो खुद कहता है वो बात अपने आप में उल्टी लगती है, लेकिन किसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो सच भी होती है। जैसे कि डेथ इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, मृत्यु जीवन की शुरुआत है। बहुत उल्टी बात लगती है ना। एक तरफ देखा जाए तो क्या होता है कि डेथ जो होती है वो तो जीवन का अंत हो गया, भाई आज बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, आगे चला, मृत्यु हो गई, काम खत्म हो गया, मतलब लाइफ एंड हो गई। लेकिन इसने अपने आप में ही बिल्कुल उल्टी बात कही है कि डेथ इज़ द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। अब ये क्यों कही गई है? क्योंकि इसका एक दूसरी तरीके से भी, एक फिलॉसफिकल तरीके से कह सकते हैं, एक ऐसा माना जाता है कि जब मृत्यु होती है तो उसमें कहीं ना कहीं जो आत्मा है वो नई बॉडी में प्रवेश करता है, तो एक नए जीवन की शुरुआत होती है। तो इस तरीके से केवल एक पॉइंट यहाँ पर सेम लगता है, लेकिन जनरली ये सेंटेंस बिल्कुल उल्टा भी प्रतीत होता है, और ऐसा ही होता है हमारा पैराडॉक्स। आगे देखें, वॉर इज पीस, युद्ध शांति है। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? युद्ध शांति कैसे हो सकता है? अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो युद्ध का मतलब तो है सारी चीज़ें हलचल हो रही हैं, बहुत उल्टा पुल्टा हो गया है, पीस तो ख़त्म ही हो गई है। लेकिन वॉर इज़ पीस ऐसा भी बोला गया है कि जब एक बार युद्ध हो जाता है, सब लोगों के जो बवाल है वो ख़त्म हो चुका होता है, उसके बाद में शांति हो जाती है। तो अपने आप में उल्टा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर उस ठीक भी प्रतीत होता है। और ऐसे ही सेंटेंस होते हैं हमारे पैराडॉक्स। इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। देखो, एक जनरल बोला जाता है नॉलेज इज पावर, लेकिन इसने तो इग्नोरेंस को, अज्ञानता को भी मजबूत यानी पावर बताया है। फ्रीडम इज स्लेवरी, बिल्कुल उल्टी बात कह रहा है। हाँ, वो जो मैंने बताया कि उसके हिसाब से कहीं ना कहीं ठीक हो सकता है, लेकिन उल्टी लगती हैं ये बातें, तो इसलिए इनको हम पैराडॉक्स कहते हैं। और पैराडॉक्स का क्या है कि इसमें जो अपना आइडिया होता है वो अपने आप में ही विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है। एंटीथेसिस, चलो इसी वीडियो में हम एंटीथेसिस और कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। एंटीथेसिस को और समझ लीजिएगा, क्योंकि ये तीन चीज़ें हैं। एक हो गया आपका ऑक्सीमोरन, दूसरा पैराडॉक्स और तीसरा एंटीथेसिस।
ये लगभग तीनों एक जैसे प्रतीत होते हैं, कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो एंटीथीसिस को समझिएगा। एंटीथीसिस इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट इन टू डिफरेंट क्लॉजेज। इसमें भी दो डिफरेंट आइडियाज होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को एंटीथीसिस कहते हैं। लेकिन है क्या कि जो ऑक्सीमोरन था उसमें एक ही सेंटेंस में, एक ही क्लॉज में एक चीज़ के या एक नाउन के दो अपोजिट चीज़ें थीं, दो अपोजिट क्वालिटीज़ थीं। लेकिन एंटीथीसिस में क्या होगा, ये दो अलग अलग आइडियाज़ होंगे और ये दोनों अलग अलग क्लॉजेज में होंगे, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे कि समझ लें, मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज का मतलब है, एक हिंदी में होता है मेरे मन कछु और है और साईं के कछु और। ये मैंने हिंदी में पढ़ा था। मतलब मैं कुछ चाहता हूँ और गॉड कुछ और ही चाहता है। मनुष्य कुछ करता है और गॉड कुछ और ही कर देता है। स्पीच इज सिल्वर्न बट साइलेंस इज गोल्डन। मतलब एक तरह से मान के चलिए कि अगर आप किसी को भाषण दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, तो वो सिल्वर का काम करेगी, लेकिन आपकी शांति, आपकी चुप्पी जो होगी वो एक गोल्डन होगी। टू एरर इज ह्यूमन। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। टू फॉरगिव इज डिवाइन। और माफ करना देवताओं का व्यवहार है। गिव एवरीवन द ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। ऐसा भी मान सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि बात तो सबकी सुनो, काम तो सबको दो, लेकिन अपनी जो आवाज़ है वो कुछ ही लोगों को दो। मतलब सब लोगों को अपने स्पीच मत दो, केवल जो समझना चाहते हैं उन लोगों को दो। मतलब दोनों चीज़ें एक दूसरे के प्रति कॉन्ट्रास्ट करती हुई हैं, विपरीत हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा एंटीथीसिस है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दैट all these things are clear to you. We will meet in the next video with more figures of speech. ठीक है, thank you very much. Have a great day.